इंटरनेट की परेशानी है यहाँ पर, नेटवर्क की। तो अब हम लोग उम्मीद है कि अब आप मुझे देख और सुन पा रहे होंगे इस समय। आज मुझे सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार कहती हूँ। आपका स्वागत है, क्योंकि आज तो मैं होस्ट हूँ और आप सब मेरे मेहमान हैं। और मैं समकालीन जनमत का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ कविता पाठ के लिए बुलाया। इस लॉकडाउन में हम लोग बहुत दिनों से मित्रों से नहीं मिले हैं। इस बहाने आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। बड़ी सुंदर बात है ये। और कविताएं पढ़ने के लिए बहुत समय है। पूरे समय कविताएं नहीं पढ़ूंगी, कुछ बातचीत भी करूंगी। पर जैसे कि शुरुआत में ही अच्छे मित्र आ गए हैं। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे नाम यहाँ पर। अनुपम सिंह हैं, करमनंद आर्य जी हैं, विनय कुमार जी हैं। सबको मेरा नमस्कार। कामिनी त्रिपाठी जी हैं। एक दो छोटी छोटी सी कविताएं सुना देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग फिर कुछ बातचीत करेंगे। एक कविता है स्थगित, ये सुनाती हूँ आपको। एक कविता सुनाऊंगी, फिर कुछ बात करेंगे, फिर कविता। मुझसे अक्सर ये शिकायत होती है कि कई दिन तक नहीं बोलती हूँ, इतनी मैं मुखर इतनी नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, इस कविता में बताया है। फिर भी व्यस्त रही घोंसले की तीलियां सहेजने में। फिर भी व्यस्त रही घोंसले की तीलियां सहेजने में। यह भी नहीं कि घोंसला ही सब कुछ था मेरा। यह भी नहीं कि घोंसला ही सब कुछ था मेरा। कितनी ही बार आंधी, तूफान और बारिश में हाथ खड़े कर दिए इसने मुझे आड़ देने से। कितनी भूखी निगाहों ने इसकी दीवारें भेद मुझे टटोला अंतरात्मा तक। यह भी नहीं कि प्रेम में थी इतनी कि मनोहरता ने सिल दिए थे मेरे होंठ। यह भी नहीं कि प्रेम में थी इतनी कि मनोहरता ने सिल दिए थे मेरे होंठ। कब से जानती थी कि खाली पेट की हथेली पर रखा 10 रुपए का नोट दुनिया की महानतम प्रेम कथा को अश्लील कर देता है। यह भी नहीं कि मौन वह सब कर रहा था मेरे लिए जो औरों के लिए शब्द कर रहे थे। यह भी नहीं कि मौन वह सब कर रहा था मेरे लिए जो औरों के लिए शब्द कर रहे थे। कितनी बार काटे होंठ, कितनी बार काटे होंठ, जीभ की तर अपनी ही लार से पर्यायवाची ढूंढे, विलोमों से तटस्थ किया अर्थ को। इतना सोचा बोलने से पहले, इतना सोचा बोलने से पहले कि बोलना स्थगित कर दिया हर बार। आज ये लाइव शुरू होने से पहले थोड़े 2-3 घंटे पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी। तो उस पोस्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले दिनों तरह तरह के लाइव में ये तय होता रहा कि पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में, पिछले 30 और 40 साल में कौन कौन से लेखक सक्रिय रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि स्त्रियों का नाम अक्सर छूटता गया। तो मैंने पोस्ट लिखी, और ऐसी बातें करने से स्त्रियां क्यों बचती हैं, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। व्यक्तिगत तौर पे किसी भी अच्छा लिखती हुई स्त्री का भव्य स्वागत होता है हमारे इस मंच पे, हमारे परिदृश्य में, साहित्यिक परिदृश्य में। मेरा अपना अनुभव है, मुझे कभी किसी वरिष्ठ साहित्यकार या संपादक, समकालीन लोगों से उपेक्षा नहीं मिली, अपमान नहीं मिला, किसी तरह की प्रताड़ना नहीं मिली, बल्कि कविताओं को भरसक जितना हो सका उतना सम्मान और स्नेह मिला। तो यह व्यक्तिगत समस्या नहीं है। जैसे हमेशा समझ लिया जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी साहित्यकार
सामूहिक किसी सामूहिक मुद्दे पर बात करना चाहता है तो ये मान लिया जाता है कि इनको कोई कष्ट है। नहीं, अपना कोई कष्ट ही नहीं है। मुझे ये कहते हुए भी मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसे कष्ट भी होंगे और लोगों को, उनके अपने कारण होंगे ऐसे कष्टों के, जिसमें उनका कोई दोष नहीं होगा। लेकिन मैंने इस तरह की उपेक्षा कभी जीवन में, साहित्यिक जीवन में बर्दाश्त नहीं की, उसका सामना नहीं किया। मैं तो ये बात कह रही हूँ कि जब लगातार आप अच्छा लिखते रहते हैं और आपको सम्मान और प्रशस्ति मिलती रहती है, तब क्या होता है कि जब वे चीज़ें लिखित में दर्ज होनी चाहिए, जब 10 सालों का एक रिकॉर्ड बनना चाहिए, तब अचानक स्त्रियां गायब हो जाती हैं। मैं जब पिछला इतिहास पढ़ती थी साहित्य का, उस समय ये प्रश्न मेरे अंदर उठता था कि क्या पुरुष ही बहुत सक्रिय थे। स्त्रियों के नाम पे हम 4 या 5 कवयित्रियों के नाम पढ़ते रहते हैं हमेशा, अपने से 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पहले, 10-15 साल पहले केवल 3-4 कवित्री। क्या हुआ था? लिखती तो होंगी ना, कहाँ चली गई वे स्त्रियाँ? पता नहीं ये प्रश्न और कितनी स्त्रियों और पुरुषों के मन में आता है, पर मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मुझसे पहले वाली पीढ़ी की स्त्रियां कहाँ चली गईं सब? क्या यही 3-4 स्त्रियां लिख रही थी? लेकिन अभी ये हुआ, जब ये लाइव आने शुरू हुए, अचानक हमारे सामने से सारी धुंध हट गई। 10 में से 8 सूचियों में हमारे नाम होते थे। ब्लॉग वाले हमारी कविताओं के लिए 2-2 साल इंतज़ार करते थे। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने साथ की सब लिखती हुई कवित्रियों और लेखकों की, कहानीकारों की बात कर रही हूँ। पत्रिकाओं के विशेषांकों में मांग मांग की कविताएं ली जाती थी। जहाँ पर कविता पाठ खड़े होते थे, हॉल तालियों से गूंज जाते थे। और उसके बाद जब ये लाइव होने शुरू हुए, सारी स्त्रियां गायब हो गई। तो ये एक परिदृश्य की बात है, ये किसी के निजी समस्या नहीं है, किसी कवि की। कोई उपेक्षित नहीं होकर भी वह दर्ज नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि मेरी इस बात के बाद चीज़ों में बदलाव आएगा। बात आएगी तो कवियों की बात होगी तो कथाकारों की बात होगी तो आलोचकों की बात होगी, अलग से स्त्री और पुरुष की बात नहीं होगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे इसी बात की प्रतीक्षा है। और बस इतनी ही बात थी। एक कविता आपको सुनाती हूँ। पिछले साल जून की बात है, शायद आज का ही दिन था। एक यादवेंद्र जी की किताब के विमोचन में के लिए मैं दिल्ली गई थी और लौटी 20 तारीख की रात को। तो लौटी तो आगरा पहुंची मैं आधी रात को। तो मैंने सोचा मैं सबको क्या परेशान करूं, पापा तो बीमार हैं। तो मैं वेटिंग रूम में सो गई 1 बजे रात को। और सुबह जो मुझे हुआ, जो भी कुछ हुआ, उस पर मैंने एक कविता लिखी, वेटिंग रूम में सोती स्त्री। हरे मखमली पत्तों पर सहेजा चंपा का शीलवान फूल नहीं। मखमली पत्तों पर सहेजा चंपा का शीलवान फूल नहीं। अज्ञात रेगिस्तान में जहां तहां भटकता खुद मुख्तार रेत का रेलवे के प्रतीक्षालय में बेसुध सो रही औरत। मानो अगली किसी ट्रेन का टिकट उसके बस्ते में नहीं, कहीं जाना ही नहीं उसे। किसी घर में उसके दूर देश से लौट आने की प्रतीक्षा नहीं हो रही। मानो करवटें नहीं बदल रहा कोई प्रेयस, कहीं उदास सफ़ेद सिलवटों पर। चूल्हे पर खदबदाती दाल कहीं विकल नहीं कि कोई आए चमचा ही घुमा जाए। मानो नहीं है किसी दफ्तर के बेचैन आंकड़ों को उसके एक सही का इंतज़ार। ऐसे सो रही है वह निश्चिंत। सूरज भी चढ़ आया है आज इस तेज़ी से कि आसपास बैठी औरतें दिन चढ़े तक सोती इस औरत के चाल चलन को लेकर हलकान होने लगी हैं। ऐसी तो यह किसी रात प्रेम भी कर लेगी घर से बाहर। कैसी औरत है,
इसे अपने थान पर पहुंचने की जल्दी नहीं। कैसी औरत है, इसे अपने थान पर पहुंचने की जल्दी नहीं। इसका कोई खूंटा है भी या नहीं। बिना नाथ पगहा सोती है क्या कोई औरत, ऐसे चित ठीक पृथ्वी की छाती पर। रेलवे के वेटिंग रूम में सोती हुई अकेली स्त्री जवाब दे नहीं चाय की असमय पुकार की। वह औरतों के अकारण रात भर घर से बाहर रह सकने की अपील पर पहला हस्ताक्षर है। लाइव में कविता पढ़ते समय सामने से रिएक्शंस तो इतने आते नहीं हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कविता पढ़ के आप लोग दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं। आज मुझसे 2-3 लोगों ने कहा कि अच्छा लिखना, मैं अभी भी मानती हूँ और मानती रहूँगी कि अच्छा लिखना सबसे बड़ा संकट है। और ये मैं नहीं, हमसे पहली वाली पीढ़ी के लोग भी मानते हैं। और बात की चीज़ें, हर अच्छा कवि या कथाकार अपनी वर्तमान रचना के बाद एकदम यह उम्मीद ही खो बैठता है कि आगे वो कुछ अच्छा लिख पाएगा, क्योंकि अच्छा लिखने के लिए बहुत सारा हवा पानी आजकल की दुनिया में, और अपने अंदर भी उतना उर्वर नहीं रह जाता हमेशा। तो सबसे बड़ा संकट अच्छा लिखने का होता है। उसके तो वह तो सब करते ही हैं, अपने समझ से सब लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन बाद में उसको हम लोग हर प्रकार की बंदिश से अलग होकर, हर प्रकार की राजनीति से अलग होकर स्वीकार कर सकें और उसका सम्मान कर सकें, यही कोशिश सबकी होनी चाहिए। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी हैदराबाद में, आपको कुछ याद होगा, नवंबर में, फरवरी में हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक लड़की थी और उसके साथ बलात्कार करके उसको जलाकर मार दिया गया था। युवा लड़की थी, कम उम्र की। तो उस समय उस घटना स्थल से थोड़ी दूर मेरी बेटी पढ़ती है, बिट्स पिलानी में। तो उसने मुझे रात को करीब 11-12, उनके यहाँ पूरी रात लाइब्रेरी चलती है, 11-12 बजे उसने मुझसे कहा कि क्या मैं अब जा रही हूँ। तो मैंने कहा अकेले मत जाना। इस पर उसने कहा कि कविता का नाम है हिदायत। मैं तुम्हारी माँ हूँ लड़की, मैं तुम्हारी माँ हूँ लड़की, तुम ईश्वर पेड़ पहाड़ सबसे पहले मुझ पर भरोसा करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ लड़की, तुम ईश्वर पेड़ पहाड़ सबसे पहले मुझ पर भरोसा करना। तुमने कहा है कबूतरों की हिफाजत के लिए बहेलियों को रोकना चाहिए, जाल को रोकना चाहिए, कैद करने वाले पिंजरों और हजम कर जाने वाले पेटों को रोकना चाहिए। कबूतरों के पंख बांध देने से क्या होगा? तो सुनो, मैंने झाड़ियों को हिदायत दी है कि कोई भेड़िया किसी बच्ची को तुम्हारे पीछे खींच ले जाना चाहे तो तुम अपने सब पत्ते गिरा देना, ख़त्म कर देना हर ओट जिसमें छिपे अंधेरे सूरज को निगल लेते हैं। मैंने सुनसान सड़कों से कहा है यहाँ से गुजरती बच्ची के सहयात्री हो जाना, देखना सन्नाटा उस पर हमला न कर सके। मैंने हवाओं से कहा है उसकी निगहबान होकर रहना, उड़ा ले जाना उस पर पड़ने वाली हर बुरी नज़र को अपनी आंधियों में। मैंने आग से पूछा है कि तुम क्यों आटा दाल आलू पकाते पकाते औरतों की देह भूनने लगी हो। जल जाओ अपने ही दाह में, अगर पकाने और जलाने में भेद नहीं कर सकती। मैंने भूमि से कहा है तुम ही बनती हो नशैया हर दुष्कर्म की, तुम्हें माँ कहते जुबान कटती है, क्यों नहीं फट जाती तुम निगल जाती हर आतताई को एक दिन। मैंने सभ्य पुरुषों से कहा है और सभ्य हो जाओ। मैं हवा की कसम खाकर कहती हूँ बच्ची, मैंने सबको हिदायत दे दी है कि तमीज़ से रहो। मेरी बेटी बहुत रात गए लाइब्रेरी से हॉस्टल लौटना चाह रही है। छोटी छोटी प्रेम कविताएं कुछ सुनाऊंगी, टिप्पणियों जैसी हैं, और
उस अंत में मैं आपको आज वह कविता सुनाऊंगी अपनी, पाताल से प्रार्थना, जो मैं लगभग हर मंच से सुनाती हूँ और उसका एक सरोकार और एक कारण है। तो वह एक, अगर लोग हैं अभी तो एक मज़ेदार कविता सुनाती हूँ। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताती हूँ। हम लोग जब बचपन से ही मित्र होते हैं हमारे, और हर चीज़ में सहयोग करते हैं। मैं पुरुष मित्रों की बात कर रही हूँ, तब वे लड़के होते हैं, हर काम में वे हमारा सहयोग कर रहे होते हैं। फिर एक दिन हमें जाकर पता चलता है कि अरे ये तो प्रेम करते थे, और ये बात तब पता चलती है कि जब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये एक सीरीज़ में दो कविताएं हैं, और इसका पहली कविता का नाम है उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, और दूसरी कविता है इसी में कि और हम चुप रहे। तो पहले तो मैं एक सुना देती हूँ। उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, हमने अपने भग्न हृदय के दुख उनसे कहे, यह नहीं सोचा कि प्रेम तो उन्हें भी हो सकता है हमसे। अब इस कविता के बाद लोग मित्र बनने से परहेज करेंगे, लेकिन फिर भी हमने अपने भग्न हृदय के दुख कहे उनसे, यह नहीं सोचा कि प्रेम तो उन्हें भी हो सकता है हमसे। उनके साथ रहे, प्रेम की प्रत्याशाएं औरों से जुड़ी रहीं, वे हमारे मित्र थे। उनके साथ रहे, प्रेम की प्रत्याशाएं औरों से जुड़ी रहीं, वे हमारे मित्र थे। वे हमारे प्रेमियों की संगदिल गलियों में हमारे साथ मारे मारे फिरे, उन दोपहरों में भी साथ बने रहे, जिनके बीच एक रोटी और अंत में एक प्याली चाय का दिलासा न था। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए था, यह हमने प्रेम के लिए भी मान लिया। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए था, यह हमने प्रेम के लिए भी मान लिया। एक दिन उन्होंने आहत अभिमान से कहा कि कहना तो नहीं चाहते, तुमसे प्रेम की बात कहते जुबान गलती है, बस इतना कहकर रहेंगे कि तुम्हें एक बार और देखना है, वैसे कुछ चाहिए नहीं तुमसे। फिर उनके सपने अनंत होते गए, वे हमारे साथ हंसना चाहते थे, कहीं फुटपाथ पर चाय पी लेना चाहते थे, समुद्र तट पर टहलना चाहते थे, हमें हर भंगिमा में अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। वही सब जो कविता में क्लीशे है, वही दृश्य जो कहानियों में गढ़ लेते हैं हम आनन फानन। फ़र्क इतना था, वे बहुत एहतियात से बार बार हमें और खुद को याद दिला रहे थे कि कुछ चाहिए नहीं हमसे उन्हें, और यह कहते हुए उनकी आवाज़ रुंधी जा रही थी कि प्रेम नहीं करते। वे आक्रांत थे कि कहीं हमारी नखरेल आत्माएं उनके सपनों को हमारा प्रेम प्रस्ताव मानकर विमुख ही न हो जाएं। वे खुद से बहुत नाराज़ थे। वे खुद से बहुत नाराज़ थे कि जब लड़ना चाहिए था उन्हें बहुत हमारी हृदयहीनता पर फूट फूट कर रो देना चाहिए था। अपने बिछोह का हिसाब देते हुए वे कायदे से नाराज़ तक नहीं हो पा रहे। वे पुरुष थे और रोना उचित नहीं था उनके लिए, फिर भी बार बार कहते ही जा रहे थे कुछ चाहिए नहीं हमें हमसे उन्हें, और प्रेम पर उनकी यह नाउम्मीदी उनके रो देने से अधिक घातक थी। इसका ही अगला हिस्सा है, और हम चुप रहे, जबकि हमारी बस एक बात, ये हमारी तरफ क्या हुआ देखिए, कई बार समझते भी हैं हम, और हम चुप रहे जबकि हमारी बस एक बात तुम्हें बहुत बहुत सुखी कर सकती थी। वही एक बात जो कहते हम दुधारी पर पाँव रखने सा डरते थे, जबकि हमारी ही चुप हमें पत्थर की उन दीवारों की याद दिला रही थी जिन पर सर पटक पटक कर कभी आत्मा लहूलुहान कर ली थी हमने। जबकि हम ऐसे पहचान पा रहे थे तुम्हारे आहत अभिमान को, जैसे आईने में देख रहे हों अपने घाव। जबकि हम जानते थे कि तुम दिखावे के प्यार पर भी राज़ी हो जाओगे इस घड़ी। हम पत्थरों के शहर से पानी मांगती मछलियाँ, हम पत्थरों के शहर से पानी मांगती मछलियाँ, हम दुविधा के लू में मुरझाए बनफशा फूल, हम धूप के, हम चुप के शोर में दबा दी गई सिसकियाँ। हमारी आत्मा की जेब में छल का इतना बड़ा छेद है कि तुम्हें देने के लिए अब प्रेम का एक दिलासा तक बाकी नहीं। और अब जो यह तय है कि हम नहीं दे पाएंगे,
तुम्हारे सदियों से प्रतीक्षारत प्रेम का कोई प्रतिदान हो सके तो बने रहने दो इसे हमारे पास। हमारे आड़े वक्त में यही होता है साथ, हमारे प्रेमी नहीं। जब हम लोग छोटी छोटी बच्चियां थे, मेरी एक सहेली बहुत सुंदर हुआ करती थी। सुंदर थी और काली थी। मैं सांवली नहीं कहूँगी क्योंकि वो काली थी और मुझे बहुत सुंदर लगती थी। सुंदर थी भी, अब भी सुंदर है। उसकी बहन भी सांवली थी। उसकी बहन, जब दोनों छोटी बच्चियां थी मेरी उम्र की, तो उसकी बहन ने मेरी माँ से कहा था कि आंटी, आज लड़की लूली लंगड़ी हो, गोरी हो, कुछ भी हो, बिना पढ़ी लिखी हो, काला नहीं होना चाहिए। यह बात हम बहुत आहत होकर बाद में भी याद करते रहे। समाज ने ऐसा बना दिया है। समाज ने इस तरह की, यह केवल लड़कियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है कि गोरा अच्छा है, काला अच्छा नहीं है। मतलब इस तरह की बातें बहुत हो चुकी हैं। मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में हमेशा बना रहा कि जिस इंसान में देखने में कोई कमी है उसे हम कितना छोटा कर देते हैं। उसको अपनी कोई उपलब्धि नहीं लगती है। तो कुछ दिन पहले याद आया, 2-3 साल पहले इस कविता को काफ़ी शेयर भी मिले थे। देह भव ये कविता है। बच्ची कह रही है वह ब्याह नहीं करेगी। कविता का नाम है देह भव। बच्ची कह रही है वह ब्याह नहीं करेगी। मैं उससे कह रही हूँ, मुर्गियों का दड़बा खुला छोड़ने से वे आज़ाद नहीं हो जाती, उन्हें श्वान मार देते हैं। मुर्गियों का दड़बा खुला छोड़ देने से वे आज़ाद नहीं हो जाती, उन्हें श्वान मार देते हैं। मैं चाहूँगी वह स्थूल न हो, न संवलाए धूप में ज़रा। वह समझे कि लड़कियों का सुंदर न दिखना समाज विरोधी बात है, और यह ज़रा भी असंगत नहीं कि स्त्री जो आजीवन देह के अभियोग से मुक्ति चाहती रही, अपनी संतान का सुंदर होना चाह रही है। असुंदर लड़कियां रसद नहीं होती, असुंदर लड़कियां ईंधन नहीं होती, युद्ध में संधि प्रस्ताव और शांति में मैत्री मनोरथ नहीं होती, काबिल शिकार तो होते ही नहीं, लाजमी होती हैं। इस तरह कि प्रणय निवेदन नहीं लिखे जा सकते उनके लिए असुंदर लड़कियां ऐसा कुछ नहीं बन पाती जो उन्हें सूंघ लिया जाए, चख लिया जाए, बिछा लिया जाए। यह कैसा स्वीकार्य है कि एक दिन मैं उस बच्ची के मुख पर सफ़ेद पोत दूं, बना दूं लाल और काले से उसकी नई आँखें, भवें और होंठ। यह कितना संगीन होगा कि वह अविश्वास से तके मेरा मुख, सोचे क्यों दिमाग से काम लेना सिखाते सिखाते मैंने उसे देह बना दिया। तो कविताएं हम हमेशा वही लिखते हैं जो हम अपने जीवन में जो चीज़ें जीत चुके होते हैं। तो कहने की बात ही नहीं है। अनुभूत सत्य हम अक्सर लिखते हैं, कई बार वे दूसरों के अनुभूत भी होते हैं। एक कविता कुछ दिन पहले लिखी, शायद आपको अलग कुछ कविता लगे, कीड़ा। मुझे कई बार लगने लगता है मैं इस दुनिया में कीड़ा ही हूँ, कीड़े जैसी ही हूँ। अगर अभी आपकी आवाज़ होती तो आप मना करते कि नहीं आप तुम कीड़ा नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं अभी एक तरफा बात कह सकती हूँ। देखिए कैसे है। मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। 5 दाने हैं अकूत संपदा जीवन के लिए। 5 दाने हैं अकूत संपदा जीवन के लिए। 10 रुपये पाव तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। 10 रुपये पाव तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। मटर के कीड़े का अनुबंध तो ईश्वर से है, जिसने दाने के गर्भ में आरोपित किया था उसे। मटर के कीड़े का अनुबंध तो ईश्वर से है, जिसने दाने के गर्भ में आरोपित किया था उसे। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है।
तुम्हारे विपणन संसार में। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है तुम्हारे विपणन संसार में, वरना फली में वह अपनी दुनिया का बाहक बाशिंदा था। उसकी औकात एक कीड़े से कहीं ज़्यादा थी। एक कविता मैंने भी लॉकडाउन पे लिखी। हालांकि जो लोग लॉकडाउन पे लिख रहे हैं, फिर कोरोना पे लिख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं माना जा रहा। अच्छा तो कविता लिखने वालों को अक्सर नहीं माना जाता है, कविताओं को अच्छा माना जाता है। फिर भी मैंने कविता एक लॉकडाउन पे लिखी थी। प्रेम कविता है, प्रेम ढूंढिएगा इसमें। सड़कें खाली नहीं, घर में बैठे हुए लोगों के चलने की लालसाओं से भरी हैं। सड़कें खाली नहीं, घर में बैठे हुए लोगों के चलने की लालसाओं से भरी हैं। अदृश्य हैं वे चप्पलें, जूते और नंगे पाँव, अनुपस्थित नहीं, जो लगातार चल रहे हैं अपने प्रिय गंतव्यों की दिशा में। आँख बंद करते ही देखती हूँ जोगेश्वरी पुल से सीढ़ी उतरते, रेलिंग को छूती आसमानी दुपट्टे की लहर। शहर के ईंट लोहा नमक हमें प्रेमियों की तरह याद कर रहे हैं। कूचे कूचे पर तुम्हारे कभी न होने की याद में मेरे अब न होने का रंग घुल गया है। किसी एक जगह से हम दोनों का एक साथ अनुपस्थित होना भी हमारा मिलन कहा जाएगा ना। कविता का नाम था लॉकडाउन 20। मेरे मित्र ने कहा, देखो तुम्हें बात करने के लिए नहीं, कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया है, कितना भेदभाव है। तो मैं यहाँ से, अगर वो मित्र हैं यहाँ पर, तो सुने कि कविता पढ़ने को कोई, सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। कवियों को कविता पढ़ने के लिए अगर बुलाया जाए तो इस बात से उन्हें खुशी होनी चाहिए। बात के लिए एक कुर्ब उर्दू शब्द है, हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इसका अर्थ होता है नज़दीकी। एक आदमी बंदूक उठाता है, छोटी छोटी कविताएं हैं कुछ। एक आदमी बंदूक उठाता है, अपनी रक्षा में रह रही स्त्री को भून देता है। इतिहास की तरफ जाइएगा, सोचिएगा। एक आदमी बंदूक उठाता है, अपनी रक्षा में रह रही स्त्री को भून देता है। एक औरत पहनाती है पुष्पहार, करते हुए चरण बंदन अपनी देह में लगा बटन दबा देती है। पर खच्चे उड़ जाते हैं जीवन के, शेष रह जाता है सफ़ेद लोटो जूता। पर खच्चे उड़ जाते हैं जीवन के, शेष रह जाता है सफ़ेद लोटो जूता। तुम मेरे पास हो इतने कि मैं हवाओं की सहज गंध भूल गई हूँ। तुम मेरे पास हो इतने कि मैं हवाओं की सहज गंध भूल गई हूँ। इतने कि मेरे होंठ कांपते हैं तुम्हारी दृष्टि की हलचल से भी। इतने कि हमारे मध्य अब स्पर्श का स्वप्न भी शेष नहीं। इतने कि नहीं देख पा रही, इतने कि नहीं देख पा रही तुम्हारा हाथ बंदूक के घोड़े पर है या धमाके के बटन पर। ये कुछ कविताएं साथ में लिखी हैं। गुमचोट कविता तो मैं एक वीडियो पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सुनाती हूँ। ये सब उस संग्रह से बाद की कविताएं हैं। गुमचोट, मरहम ने कहा खून से नहीं गुमचोट से डरना। मरहम ने कहा खून से नहीं गुमचोट से डरना, फिर मरहम ने गुमचोट की। प्रेम ने कहा विरह से नहीं अपमान से डरना, और विरह अघोषित अपमान था प्रेम का। वह आदमी जिसे कहना चाहिए था मोह और विराग साफ साफ चुप रहा। मौन जो सहमति हो सकता था प्रेम में, छल में हिंसा हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन हमें मान के चलना चाहिए कि मित्र अधिक प्यारे होते हैं और शत्रु तो उपेक्षा के योग्य होते ही हैं। कई बार देखिए प्रेम में भी उपेक्षा की जाती है। तो ये जो कविता है, करो मुझे नज़रअंदाज। नज़रअंदाज तो सभी कर रहे हैं इन दिनों सबको।
नज़रअंदाज तो सभी कर रहे हैं इन दिनों सबको। विडंबना है कि ईर्ष्या से अधिक नज़रअंदाज प्रेम में किया जा रहा है। मेह जंगल पर बरसने के लिए रेगिस्तान की अनदेखी कर रहे हैं। हवाएं राजप्रासादों में बहने के लिए कर रही हैं मलिन बस्तियों की उपेक्षा। तुम भी करो कि तिरस्कार व्यक्ति के विकास का परचम है, लहराता हर समर्थ पुतली में। करो जब तक प्रेम भय आदर किसी हेतु, मैं हूँ तुम्हारी मुँह चितू। करो जैसे सांस करती है मरती हुई देह का तिरस्कार। राहगीर नहीं देखता सूखी पत्तियों को चरमराते हुए। अघाया आदमी उठ खड़ा होता है जूठे थाल से मन फेर। जैसे मैं अपनी अव्यक्त अपेक्षाओं को अनसुना करती आई हूँ आज तक। देखो मुझे उस अनभीष्ट दृष्टि से जो कांच को देखती है आर पार। लेकिन यह क्या तुम तो दूर जाते हुए लौट लौट आते हो मेरी असार कामनाओं तक। यह क्या कि कनखियों से पढ़ते रहते हो मेरा वर्तमान, बाँचते हो भविष्य की संभावनाएं। यह क्या कि तुम्हारी कनपटियाँ ललछौही हो आती हैं मेरे न होने की आँच भर से। अब कि यूं फेरो पीठ मुझ पर कि चेहरे का रंग न उड़े। अब की यूं फेरो पीठ मुझ पर कि चेहरे का रंग न उड़े, आँख में नमी न उतरे, एक हरारत न दौड़ जाए आपाद मस्तक। अब से कुछ ऐसे करो मुझे नज़रअंदाज कि मेरे हिस्से तुम्हारा आशीष या श्राप कुछ भी ना आए। ये कुछ अमूर्त विषयों पे कविताएं हैं। कोशिश करती हूँ कि वे इतनी बोझिल ना हो कि आप। नीमकश एक शब्द है, आप जानते होंगे ना। कोई वहाँ से आया है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को। अधखुबा तीर जो ज़्यादा तकलीफ देता है, साफ हो जाती है ना। तो नीमकश शब्द है। आधी बातें, आधी पड़ी हुई मार, आधी कही हुई बात कितना कष्ट देती है। गोली जो फंस गई पसलियों के बीच, देर तक सुलगती रही बुझने के बाद भी। गोली जो फंस गई पसलियों के बीच, देर तक सुलगती रही बुझने के बाद भी। जलाती रही छिपकर, खींच कर खोले गए बाल, रक्त स्नात होकर ही बंधे वेणी में। कोई प्रतिशोध न ले तो सोचना चाहिए उसने अपना काम किसे सौंप दिया है। कोई प्रतिशोध न ले तो सोचना चाहिए उसने अपना काम किसे सौंप दिया है। दाब कर घोंट दी गई चीख गूंजती रही अट्टालिकाओं से भग्नावशेषों तक, लौटती रही दुनिया में बनकर भूकंप और अनिद्रा। सुन लेनी चाहिए बात पूरी, सुन लेनी चाहिए बात पूरी। अधूरी बातें हो जाती हैं कुंद। भोतरे हथियार से नहीं, वार शत्रु पर ही हो, आर पार होना चाहिए। अधखुबा तीर आत्मा में अटक जाता है। नहीं बंधाना चाहिए रुआ से आदमी को ढांढस। देर से रुका पानी धरती का कलेजा चीर कर बाहर आता है। पहले तो स्त्रियों को स्त्रियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह बात शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आज क्योंकि मौका मिला है तो मुझे लगता है यह बात उठानी चाहिए। और हमें एक दूसरे को केवल सुनाने के लिए नहीं, जैसे ये हो सकता है ना कि मैं आज यहाँ कोई नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि सूची बना लेती हूँ नामों की। कुछ मित्र आग्रह कर रहे थे, तो वो कहा जाता है ना कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक निर्दोष आदमी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैं मानती हूँ कि हम 20 खराब कवियों का नाम ले लें, पर एक भी अच्छा कवि अगर हमारे नाम लेने से छूट गया तो उससे बड़ा अन्याय नहीं है दूसरा। मैं लिस्ट में नाम लिखती रहूँ सूची में, और अच्छे अच्छे कवियों के नाम याद आते रहे, और मैं डरती रहूँ कि अगर ये नाम छूट गया होता तो कितना बड़ा अपराध हो गया होता। तो अंततः इस बात को मैंने सोचते हुए कि ये अन्याय मेरे हाथ से ना हो जाए। जिस चीज़ के विरोध में मैं हूँ वही चीज़ खड़ी हो जाए। चूँकि मैंने कहा था कि कुछ बातचीत भी करूँगी, तो बातचीत
अब यही बता रही हूँ कि हमें एक दूसरे का ऐसा भी कल्याण करना चाहिए, खाली स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी, सब मित्रों का, लिखने पढ़ने वालों, अच्छा लिखने पढ़ने वालों का, बिना ये सोचे कि ये मित्र है, बिना ये सोचे कि ये शत्रु है, जिसका लिखना पढ़ना अच्छा लगे उसके बारे में बात करें। 2 इंसिडेंट्स बताती हूँ। जो साहित्य अकादमी की किताब, वो पत्रिका है इंडियन लिटरेचर, उसके लिए ये मुझे अब तब तक नहीं पता था कि, तो अनामिका जी ने मुझसे पहले ये कहा कि जितने फेसबुक पर आपको कवि अच्छे लगते हैं उनकी कविताएं मुझे दे दें। वो एक आलेख लिख रही हैं, तो क्या ऐसा कर पाएंगी? उन्होंने पूछा मुझसे, आग्रह किया कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो चूंकि कविताएं पढ़ना और पसंद करना ये सब मुझे अच्छा लगता था, मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ। और इस बात को मैंने आज तक शायद किसी भी मित्र को नहीं बताया है कि फेसबुक पे उस समय जितने भी मित्र सक्रिय थे, उनको, उन मित्रों को खबर नहीं कि मित्र क्या, अपरिचित नाम, किसी की अच्छी कविता कहीं पढ़ ली, किसी आलोचक ने किसी का जिक्र कर दिया, उसको ढूंढ ढूंढ के, जब तरह तरह के ब्लॉग्स पे, यह मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि परिचित है अपरिचित है, लगभग हर कवि जो सक्रिय था उसकी कई कई कविताएं, बीच में मैं थक भी जाती थी, कुछ कवियों की वो कविताएं नहीं मिलती थी, जो मुझे कभी अच्छी लगी थी, ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तब मुझे एक और उससे वाकया याद आया। विष्णु खरे जी से अंतिम मुलाकात थी मेरी, उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले की बात है। तो पिता तुल्य उनकी आयु और वैसा ही भाव था मन में, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, ये जानने के लिए कि मुझे कितनी समझ है, तो पूछते थे ऐसी बातें कि किन कवियों को तुम, अपने समकालीन किन कवियों को तुम पढ़ती और पसंद करती हो। तो बताना शुरू कर दिया मैंने, जो कवि मुझे अच्छे लगते हैं। करीब 10 स्त्री कवियों के नाम लिए, कवियत्रियों के, और 10 कवियों के, पुरुष कवियों के नाम लिए, तकरीबन ऐसे ही, आगे पीछे भी नाम हो सकता है, अपने समझ से। और उन्होंने कहा कि क्यों अच्छे और बुरे लगते हैं, तो ये एक तरह से क्विज जैसा खेल चल रहा था। तो मैंने सबके बारे में खूबियाँ और जो थोड़ी उनकी सीमाएं थी वो बताते सुनते रहे। और उसके बाद बोले कि बड़ी अच्छी मीमांसा की, और फिर बोले अब ये बताइए कि इनमें से कितने कवि यह प्रश्न पूछे जाने पर आपका नाम लेंगे। तो इसका जवाब मैंने नहीं दिया, क्योंकि क्या जवाब हो सकता था, मैं कोई अंतर्यामी नहीं थी। कि क्यों हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि इस तरह के मौके, ऐसे अवसर पड़ते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि हम दूसरे कवियों की कविताओं की तारीफ नहीं कर पाते जो हमारे मित्र नहीं हैं। हम कविता की तरफ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव हमेशा का यह है कि कोई किधर का भी था, उसने मेरी कविताएं पढ़कर बराबर स्नेह और सम्मान दिया। तो मैं कैसे किसी भी इंसान को सिर्फ इसलिए खारिज कर दूं कि वो मेरा मित्र नहीं है या वह मेरे मित्र का मित्र नहीं है, जब मैं तो अपने शत्रु की भी लिखी हुई चीज़ को हम सबको मानना चाहिए, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। लेकिन हमें विष्णु खरे जी के सवाल का जवाब देना चाहिए कि हम में से कितने हैं जिनसे ये पूछा जाए कि 20 कवियों के नाम बताइए जिनकी कविता आप बहुत पसंद करते हैं, तो आपने उस शत्रु का नाम भी लें, उस शत्रु की कविताएं भी बताएं जो बहुत अच्छा लिखता है। जब तक हम खुद इतने ईमानदार नहीं हो जाएंगे, जब तक हम खुद ये नहीं करेंगे कि एक मजदूर की तरह फेसबुक से, ब्लॉग से, पत्रिकाओं से ढूंढ ढूंढ के दूसरे कवियों की कविताएं अनुवादों के लिए भेजेंगे बिना उन्हें बताए, जब तक हम खुद ये सब नहीं, हमें दूसरों से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे बड़े ईमानदार हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बदलाव खुद से ही लाना पड़ता है। ये कहावत तो बहुत पुरानी है ना। मैं तो सबको ही राजनीति करते देख रही हूँ, हर आयु वर्ग के हर इंसान को अपने ही मित्रों में रमे देख रही हूँ ना, और आप भी देख रहे होंगे। तो तब तो दूसरे पे उंगली हम सब
उठाएंगे ना जहाँ हम अलग हैं। शायद मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर सच तो यही है कि कविता या कहानी का सम्मान करने के लिए हमें उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। एक कविता सुनाती हूँ, कितनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ मैं। माँ ने एक सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म मैं भी इंसान बनूंगी। माँ ने एक सांझ कहा, संभव हुआ तो अगले जन्म मैं भी इंसान बनूंगी। इस पूरे वाक्य में मेरे लिए बस एक राहत थी कि माँ इंसान होने का कोई बेहतर अर्थ भी जानती थी। इस पूरे वाक्य में मेरे लिए बस एक राहत थी कि माँ इंसान होने का कोई बेहतर अर्थ भी जानती थी। उसने एक के बाद एक 4 लड़कियां पैदा की। यह उस बुनियादी इच्छा के खारिज होने की शुरुआत थी। फिर भी औरतें पूछती ही रहीं, हाय राम, बच्चा एक भी नहीं। और वह अभिनय और अविश्वास से शिशुओं का लार और काजल पोंछ लेती रही अपने गाल से। माँ की स्त्री में कई परतें हो गई थीं। सबसे ऊपर वाली क्लांत और उदास, इच्छाओं की ज़मीन पर खोदती रही जुगाड़ के कुएं, चिंता से चूम भी लेती रही बेटियों को यदा कदा, जबकि बीच में दबी स्त्री मान चुकी थी कि कोई बच्चा नहीं जना उसने अब तक। हर बार अपनी प्रसव पीड़ा को बंध्यामान चाहती रही वंश वाली स्त्री को फूल पसंद थे, तांत पान और किताबें भी। यह उसके मनुष्य होने की कामना का विस्तार था और इतने गहरे दबा था कि बंजर हो चला था। आजन्म माँ की दाईं आँख से एक निपुती औरत और बाईं आँख से एक इंसान झांकते रहे। तो सुनो दुनिया, बस इतनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ। तो सुनो दुनिया, बस इतनी पुरुष हो जाना चाहती हूँ कि तुम्हारे हलक में उंगलियां डालकर अपनी माँ के इंसान बनने की अधूरी लालसा खींच निकालूं। कुछ छोटी छोटी सी 2-3 प्रेम कविताएं जैसी और उसके बाद पाताल से प्रार्थना, बस इतना ही सुनाऊंगी। बरसने की हर आवाज़ बारिश नहीं होती, मुसलसल बहता पानी बहुत हुआ तो राहत होता है, मरहम नहीं होता। बरसने की हर आवाज़ बारिश नहीं होती, मुसलसल बहता पानी बहुत हुआ तो राहत होता है, मरहम नहीं होता। यह क्या कुछ आसान बात थी किसी से प्रेम करना और उसका तुम्हारे प्रेम के काबिल हो आना। एक छोटी सी बात है, सिक्का किताब में दबा रह जाए तो दोनों पन्नों पर अलग चित्र छपते हैं। सिक्का किताब में दबा रह जाए तो दोनों पन्नों पर अलग चित्र छपते हैं। मुझे कहानी में बिछड़ना याद है, उसे शायद याद हो प्रेम। कुछ अलमारियां जोर से बंद की जाती हैं ताकि जख्म बाहर न लुढ़क पड़ें। कुछ अलमारियां जोर से बंद करते वक्त यह याद नहीं रहता कि मरहम भी उन्हीं अलमारियों में रखे थे। एक दो कविताएं, बस एक नन्ही सी कविता और नीमकश सुना चुकी हूँ मैं। विदा अपवित्र औपचारिकता है। ये कविता है। खूंटा स्थायित्व नहीं, बंधने की जगह है। खूंटे को ठौर मान लेने में कितना समय लगता है। खूंटा स्थायित्व नहीं, बंधने की जगह है। खूंटे को ठौर मान लेने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है यह समझने में कि पानी में पत्थर की परछाई नहीं, पत्थर था। कितना समय लगता है यह समझने में कि पानी में पत्थर की परछाई नहीं, पत्थर था। मैंने तुम्हारे बंद दरवाजे पर एक अधूरी प्रेम कविता लिख छोड़ी थी उस दिन, तो अब हाथ खींच रही हूँ उसे पूरा करने की जवाबदेही से। जेठ में बाघ प्यासे मर रहे हैं, गिर वन में सुदूर पश्चिम में एक चंपा सूख रही है। तुम्हारी गाथा को मेरे होने का पूर्ण विराम नहीं चाहिए था। विदा अपवित्र औपचारिकता है। कहाँ कहाँ तर्पण किया मैंने तुम्हारा साथ।
कहाँ कहाँ छोड़ा स्मृति में थामा हुआ हाथ, कहाँ कहाँ बैठ माथे से पूछे तुम्हारे होंठ, किस किस मोड़ से मुड़ाई हूँ बिना पलटे, इतने सारे काम और एक शब्द विदा, इतने सारे काम और एक शब्द विदा, यह भी छोड़े जा रही हूँ नियंत्रण रेखा पर अनकहा। कविताएं नई हैं काफ़ी, लेकिन मैं बहुत सारी कविताएं सुना आपको, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं सुनाई। और सोचती हूँ कि एक कविता ये सुनाती हूँ आपको। दुनिया क्यों चाहिए तुम्हें गुलमोहर। कभी गुलमोहर का पेड़ अपने पूरे शबाब पे आप देखते होंगे तो कुछ ना कुछ तो होता होगा दिल में ना। इतना सारा रंग बर्बाद हो रहा है, इतनी सारी आग बर्बाद हो रही है। मेरे जैसे पागल आदमी को तो गुलमोहर का पेड़ देख के भी लगता है कि ये इतना सब कुछ, इतना रंग बर्बाद हो रहा है। हम तो उसमें पढ़े थे, उस ज़माने के पले वो बच्चे हैं ना जहाँ पे रंग वंग करते समय रंग की प्रैक्टिस घर में अभ्यास नहीं किया जाता था ड्राइंग का, कि रंग बर्बाद हो जाएंगे, ये कहा जाता, सीधे स्कूल में जाकर इस्तेमाल करना। ठीक है, तो देखिए गुलमोहर जब इतना सारा रंग बर्बाद करता है। दुनिया क्यों चाहिए तुम्हें गुलमोहर। अब दुनिया भी इतनी शातिर है ना, इतनी शातिर दुनिया को गुलमोहर जैसे खूबसूरत एकदम उदार पेड़ की क्या ज़रूरत थी। उसको तो साल, शीशम, सागौन से काम चल जाता है ना। ऐसा दिल खोल के देने, सब कुछ लुटाने वाले पेड़ों की तुम्हें क्या ज़रूरत है शातिर दुनिया। ये बात है। दुनिया क्यों चाहिए तुम्हें गुलमोहर। लकड़ी के लिए शीशम काफ़ी था, रंग के लिए आग। पत्ते बहुत तो थे खिड़की के पर्दों पर, दुनिया क्यों चाहिए था तुम्हें गुलमोहर। वार्निश लकड़ी के साथ उसके पेड़ को भी छिपा लेती है, फिर क्यों चाहिए था गुलमोहर। लोग अंतिम यात्रा पर जाने से पहले तक अपने ताबूत की लकड़ी नहीं चुनते। मेजों के लिए भी काफ़ी थे शीशम, चीड़, सागौन। दुनिया क्यों चाहिए था तुम्हें गुलमोहर। यह पेड़ जो अप्रैल में आग लगा देता है आसमान के सीने में, यह पेड़ जो मीलों दूर से दिप दिप जलता है दावा नल सा, यह पेड़ जो बगावत है हरे रंग की एक रास्ता के खिलाफ। कहो, यह पेड़ तुम्हें इसलिए तो नहीं चाहिए था कि तुम इसे कुर्सी बना दो और बैठ जाओ इसके गरूर पर अपनी भारी मगरूर पुश्त रख कर। तो समय लगभग होने वाला है और मैं अब आपको सिर्फ ये अंतिम कविता पाताल से प्रार्थना सुनाती हूँ। साल 2006 में कन्या भ्रूण हत्या जोर शोर से हिंदुस्तान भर में जारी थी। पंजाब के पटियाला, करनाल तथा हरियाणा के सिरसा में कुछ निजी अस्पताल ऐसे दर्ज हुए जिनके पिछवाड़े सोद्देश्य खोदे गए कुओं में से सैकड़ों की तादाद में अजन्मे कन्या भ्रूण और नवजात बच्चियां बरामद हुईं। मुझे नीलिमा शर्मा जी ने एक कहानी भेजी थी कन्या भ्रूण हत्या पर, वो तो अभी नहीं होंगी, ज़्यादातर कवि होंगे, वो सुन नहीं रही होंगी, लेकिन उस समय मुझे याद आया कि यह समस्या आज भी समाप्त नहीं हुई है। भारत के महानगरों से लेकर छोटी जगहों पे अभी भी स्त्रियों को गर्भ में ही ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। गर्भ में ना हो पाए तो फिर बाहर, वो तो फिर बाद में आसान हो जाता है, पहले और भी आसान होता है। पाताल से प्रार्थना। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। हालांकि उन्हें जन्म लेने में कुछ घंटे, दिन या महीने शेष थे अभी। सबसे बड़ी की उम्र 2 घंटे 12 मिनट है। दादी जन्म के 2 घंटे बाद पहुंच पाई थी अस्पताल। इस बीच पी चुकी थी वह दूध 1 बार, गीली कर चुकी थी कथरी 2 बार, लग चुकी थी माँ की छाती से कई बार। अब कुएं भर में सिर्फ
वही पहने हैं एक पाड़ घिसी चादर। चूँकि जन्म ले चुकी थी मरते वक्त, अब उसे ही है आवरण का अधिकार। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं से बाहर आकर जन्म लेना चाह रही हैं। शेष इच्छाएं गौण हैं। सबसे पहले उन्हें बाकायदा पैदा किया जाए ससम्मान। उनकी नालें अब भी जुड़ी हैं नाभि से। वे उन्हें रस्सी बनाकर कुएं से बाहर आना चाह रही हैं। वे उन्हें आम की शाख पर टाल झूला पींगना चाह रही हैं। वे उन रस्सियों पर गिनती से कूदना चाह रही हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में कुछ बच्चियों के फेफड़े नहीं बने अभी। हवा और रोशनी की प्रार्थना गा रही हैं संवेद, जबकि उन्हें पता है आसमानों का ईश्वर पाताल के बाशिंदों की नहीं सुनता। कुछ के पाँव नहीं बने अभी, कुछ की उंगलियां कुओं से बाहर आ पंक्तिबद्ध अस्पतालों में जाना चाहती हैं। आंखें अक्सर बंद हैं सबकी, फिर भी देखना चाहती हैं। सोनोग्राफी मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, फोर्सेप्स और नश्तर छूना चाहती हैं। ग्लिसरीन के इंजेक्शन, सीसा गला घोंटने वाली उंगलियां करना चाहती हैं। कितना लाव लश्कर खड़ा किया है रे, एक बस हमारी आमद रोकने के लिए इस दुनिया ने। हो गया है, 5 मिनट बाकी हैं, पर कुछ नहीं। आप लोग इतने धैर्य से रुके रहे, मेरी कविताएं सुनी और बातचीत सुनी। अब मैं विदा लेना चाहूँगी और साथ में आप लोगों से एक ही मेरी प्रार्थना है कि चूँकि कोरोना के केसेस अभी बहुत बढ़ गए हैं और हमें खुद ही सावधानी बरतनी है, ये बात तो अब तय हो चुकी है। तो कृपया घर के अंदर ही रहें और जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और खूब मेरी शुभकामनाएं हैं, लिखे पढ़ें। और आप लोगों से मेरी यह मुलाकात, ये सब बहुत अच्छा रहा। विदा चाहती हूँ अब। नमस्कार, धन्यवाद कि आप सब लोग आए और इतने धैर्य से सुना।